हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो ये वीडियो है, हम इसमें कवर करेंगे हमारा लॉ का अमेंडमेंट। ठीक है, आपके फॉर्म सेट ए का जो आपका आईबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका फेमा के रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2026, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करती हैं। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक तो ये रिसेंट है, ठीक है, उसके बाद आपके अमेंडमेंट शीट के अंदर भी एक कवर्ड है, प्लस ये रिलेट करती हैं आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। और अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो वो आप जीएसटी के अंदर पढ़ते हो, राइट, एंड कस्टम्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ये आईबीएस में आपके लिए एक केस सिनेरियो फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है, इन विच दे कैन इंक्लूड सम रेगुलेशंस ऑफ फेमा एंड सम प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। सो हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, सो इस वाली वीडियो में वी विल कवर रेगुलेशन नंबर 3 टू रेगुलेशन नंबर 15। ठीक है, पहला रेगुलेशन तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है और सेकंड रेगुलेशन डेफिनेशन है, राइट। सो मेजर हमारे पास रेगुलेशन नंबर 3 टू 15 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 16 के आगे का कवर करेंगे, विच इज 16 टू 19 रेगुलेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि हम 16 को अगली वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ बिकॉज 16 रिलेट करता है आपके मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन से। ठीक है, अब मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन से ना हम कुछ सी के ऊपर, सी सेल्स के लिए कुछ रेगुलेशंस जो होते हैं, जो प्रोविजंस आप कस्टम्स में पढ़ते हो, जो प्रोविजंस आप जीएसटी के अंदर पढ़ते हो, जैसे आपने हाई सी सेल्स सुना होगा, राइट। सो ये वाली चीज़ें हम एक बार कवर करके चलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इंटरमीडिएरी वाला थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हम डिस्कस करके चलेंगे, बिकॉज एक बार वो डिस्कस हो गई तो आपके लिए ये वाला पार्ट कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज हाई चांसेस आर कि इस वाले पोर्शन में से क्वेश्चन बन सकता है। वो पूरा आपको जीएसटी का सिनेरियो देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का सिनेरियो देंगे, बस एक क्वेश्चन उसमें से वो फेमा का डाल सकते हैं। तो अगर उन्होंने इसका क्वेश्चन डाल दिया और आपको पता नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और साथ के साथ हम ये मर्चेंटिंग ट्रेड का प्रोविजन भी कवर कर लेंगे कि ट्रांजैक्शन होती क्या है, पहले तो ये समझेंगे, रेगुलेशन समझेंगे, जीएसटी में क्या इंप्लीकेशन रहता है वो सब हम समझेंगे, राइट। बिकॉज ये मर्चेंटिंग ट्रेड उसी से रिलेट करें जो आपकी एफटीपी 2023 में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम ये अगली वीडियो में कवर करेंगे, बट आज की वीडियो में जो ये वाला पार्ट है वीडियो का, वी विल कवर रेगुलेशन नंबर 3 टू रेगुलेशन नंबर 15 एंड साथ के साथ उसका एक छोटू सा एग्जाम्पल भी देख के चलेंगे जिसमें हर रेगुलेशन से मैंने छोटे छोटे सिनेरियोज बना रखे हैं एंड वी विल सॉल्व सम एमसीक्यूज। ठीक है, इतना हम कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा जीएसटी का पोर्शन भी डाला हुआ है, राइट। ठीक है, सो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रेगुलेशंस आ तो गई हैं, बट ये 1 अक्टूबर 2026 से इफेक्ट में आएंगी। सो वी कैन राइट दैट वट एवर रेगुलेशंस वी आर स्टडिंग हेयर दे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2026। ठीक है, उसके बाद हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर देखो, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो गुड्स की डेफिनेशन ऐसा सच कहीं दी हुई नहीं है ना, सर्विसेज की डेफिनेशन दी हुई है, राइट। बट अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में। गुड्स में तो आप गुड्स को आप जीएसटी की डेफिनेशन से उठा सकते हो, कस्टम्स की डेफिनेशन से उठा सकते हो, बट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कवर हो रहा है, मीन्स एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, ड्राइंग, डिज़ाइन, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स, any information by whatever name called or in any medium other than in any physical medium। मतलब फिजिकल मीडियम से हट के अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करवा रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, डेटाबेस हो गया, ड्राइंग हो गई, डिज़ाइन हो गया, ऑडियो वीडियो सिग्नल हो गया, किसी भी चीज़ से आप बोला हो जो आप डाउनलोड कर रहे हो बाहर के किसी सर्वर से इंडिया के अंदर, सो उस चीज़ को, और अगर वो फिजिकल मीडियम में नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन किसी सर्विसेज से आप ले रहे हो, तो उसको आप सॉफ्टवेयर बोलोगे। और सॉफ्टवेयर को फॉर द पर्पजेज ऑफ फेमा सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है, सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है, राइट। उसके बाद स्पेसिफाइड अथॉरिटी की, मतलब हर देखो, अब जैसे गुड्स है, ठीक है, फिर सर्विसेज हैं, फिर सर्विसेज अदर देन सॉफ्टवेयर हैं, फिर सॉफ्टवेयर है, तो हर इनसे रिलेटेड, गुड्स, सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन सी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है जो सारी रेगुलेशंस को डील करेगी। अगर कोई सिचुएशन आती है, बाद में कोई इनकर होती है या कोई केस वगैरह लगता है, तो फिर कौन सी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है जो इस चीज़ को डील करेगी। तो अगर मैं गुड्स के लिए आपको बोलूँ तो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड डीटीए ये होंगे, एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर एसईजेड के अंदर है, राइट। वैसे ही ऑथराइज डीलर एंड एसईजेड वाला डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एसईजेड,
ये आपके लिए सॉफ्टवेयर के लिए आएंगे। तो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज अदर देन सॉफ्टवेयर के लिए ऑथराइज डीलर आ जाता है, राइट। और सॉफ्टवेयर के लिए ऑथराइज डीलर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डेवलपमेंट कमिश्नर तो आएगा ही, साथ के साथ अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया STPI है तो वो भी आ जाएगा, STPI इन डिटेल। तो ये सिर्फ आप MCQ पर्पजेस के लिए एक बार अपनी शीट के अंदर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि भाई गुड्स के लिए कौन सी है, अगर ऐसा कुछ MCQ आया तो। अदरवाइज आपको कोई भी इसमें इतनी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको याद करने बैठ गए, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब आपको एक्सपोर्ट के लिए क्या डिक्लेरेशन करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म होता है फेमा के अंदर जिसको हम बोलते हैं EDF, विच इज़ नथिंग बट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। इसकी डेफिनेशन कोई अलग कुछ नहीं है, इसको बस एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, कि अब ये EDF आपको फाइल करना पड़ता है। अब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो, ठीक है, और आप किसी नॉन EDI पोर्ट से कर रहे हो, नॉन EDI पोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज वाला पोर्ट नहीं है, नॉर्मल पोर्ट है, नॉर्मल गुड्स है, तो आपको EDF फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। और उसमें आपको फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स मेंशन करके जानी पड़ेगी। मतलब सिंपल सीधी सी बात है कि अगर आपका नॉन EDI पोर्ट है तो आपको अलग से EDF फाइल करना पड़ेगा, बट अगर EDI वाला पोर्ट है तो क्या EDF फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज नो। जो आप शिपिंग बिल फाइल करोगे उसी को आपका डीम्ड EDF मान लिया जाएगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का पोर्ट है तो जो आप एक्सपोर्ट करते वक्त शिपिंग बिल फाइल करते हो, राइट, आपने कस्टम्स में पढ़ा हुआ है, इसी शिपिंग बिल को हम EDF कंसिडर कर लेंगे, आपको अलग से फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा भी होता है कि बाहर दूर देश से लोग ट्रैवल करने आते हैं, ठीक है, टूरिज्म करने आते हैं, तो अपने साथ कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं। तो फेमा ने डायरेक्टली बोला है कि ऐसे लोगों को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेफिनेशन में नहीं गिनेंगे। कि मतलब अगर इंडिया से कोई बंदा बाहर जा रहा है, ठीक है, इंडिया से कोई बंदा बाहर जा रहा है, अब वो कुछ सामान अपने साथ लेके जा रहा है, पर्सनल इफेक्ट्स विच आर आइदर अकम्पनीड और अनअकम्पनीड, या तो उसके बैग में रखे होंगे या उसने खुद अपने पास रखे हुए होंगे, ठीक है, उसको हम एक्सपोर्टर कंसिडर नहीं करेंगे और उसको EDF फाइल करने की कोई नीड नहीं है। अब अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज के केस में कोई भी एक्सपोर्टर किसी भी एक्सपोर्टर को EDF फाइल करना पड़ता है और उसमें फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट दिखानी पड़ेगी, बट वो फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द इनवॉइस हैज़ बीन रेज्ड। मतलब कि अगर मेरा एक्सपोर्ट हुआ है, लेट्स से अगर मेरा एक्सपोर्ट हुआ है नवंबर के अंदर, राइट, तो मुझे 30 दिसंबर तक, ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर मुझे EDF फाइल करना पड़ेगा एंड ऑफ द मंथ, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर मैंने 29 नवंबर को करा है तो 29 नवंबर का एंड कब आएगा? 30 नवंबर, राइट। नवंबर का एंड कौन सा है? 30 नवंबर। तो 30 नवंबर से 30 डेज लगा लो, ठीक है। 30 दिसंबर को मुझे अपना क्या फाइल करना पड़ेगा? EDF फाइल करना पड़ेगा इन द केस ऑफ सर्विसेज। बट उसमें भी कुछ प्रोवाइजो है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, देखो सर्विसेज जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने महीने में सिर्फ एक ही सर्विस एक्सपोर्ट की है। हो सकता है आपने 1000 सर्विस एक्सपोर्ट की हो, 100 सर्विस एक्सपोर्ट की हो, कुछ भी हो सकता है ना, कि आपने एक वेंडर को 4 बार सर्विस दी, 50 बार सर्विस दी, ठीक है, 50-60 वेंडर्स हैं आपके, सबको आपने 10-10 बार सर्विस दी। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हर सर्विस का अपडेट निकालोगे। अब आपने एक इनवॉइस रेस किया 1 तारीख को, दूसरा इनवॉइस रेस किया 3 तारीख को, फिर रेस किया 4 तारीख को, फिर रेस किया 6 तारीख को। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हर दिन से जो है 38 डेज निकालोगे, क्योंकि 38 डेज तो आपका एक ही दिन पड़ेगा, ठीक है, उस महीने के एंड का था। तो फेमा ने बोला देखो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, आप हर इनवॉइस के लिए आपको अलग EDF फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंसोलिडेटेड EDF फाइल कर सकते हो जिसको हम सिंगल EDF बोलेंगे, ठीक है। उसमें आप 1 और मोर रेसिपिएंट्स इन अ मंथ में अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड किया तो आप सबका एक EDF फाइल कर सकते हो। वही टाइम लिमिट वही रहेगी 30 डेज़ के अंदर। दूसरा, अगर आपने सॉफ्टवेयर से अलग सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं तो आप EDF को सबमिट कर सकते हो ऑन और बिफोर द रिसीट ऑफ पेमेंट। मतलब सिंपल सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस अदर देन सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप EDF फाइल कर सकते हो। या तो पेमेंट आपके पास आ गई उस दिन फाइल कर दो EDF, या उससे पहले कभी भी आप फाइल कर सकते हो। तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर वाले केसेस होंगे जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट किया है, तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इनवॉइस इज रेज्ड, उससे 30 डेज के अंदर करना ही करना पड़ेगा। आपको पेमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आपके पास पेमेंट कब आई उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप
की सर्विसेज हैं अदर देन सॉफ्टवेयर की, तो आप पेमेंट आने से पहले या पेमेंट वाले दिन अपना EDF फाइल कर सकते हो। अब ऑथराइज डीलर क्या कर सकता है कि वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, सबमिशन ऑफ EDF के 30 डेज के पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है भाई, अगर उसको रीजनेबल लगते हैं आपके रीजंस। सिंपल है। अब अगर EDI पोर्ट नहीं है, ठीक है, और वेयर द स्पेसिफाइड अथॉरिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन एन ऑथराइज डीलर, द ड्यूली ऑथेंटिकेटेड EDF शैल बी फॉरवर्डेड बाय द स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू द रिस्पेक्टिव ऑथराइज डीलर। मतलब देखो, नॉन EDI पोर्ट में अगर ऑथराइज डीलर नहीं है, ठीक है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी में ऑथराइज डीलर नहीं है, कोई और है, तो यानी कि सिंपल केसेस हो गए हमारे ये वाला जहाँ पर हमारा DTA है और SEZ है, यानी कि कमिश्नर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वाला, राइट। तो उस केस में जो EDF होगा वो उसके पास फाइल होगा, DTA वाली यूनिट या SEZ वाले कमिश्नर के पास, तो उनको ये फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू दी ऑथराइज डीलर। सिंपल सी चीज़ आ गई नॉन EDI पोर्ट में, दैट्स इट। दूसरी रेगुलेशन हमारे पास आ जाती है मैनर एंड रिसीट ऑफ पेमेंट। देखो, पहले वाले रेगुलेशंस में क्या था ना, पहले वाले रेगुलेशंस में 9 मंथ का एक लिमिट था, 6 मंथ का एक लिमिट था, ठीक है। सो अब ये इतने सारे लिमिट हटा दिए। उन्होंने बोला है देखो, आप कभी भी आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको 15 दिन के अंदर 15 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए या आपने पेमेंट कर दी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की बातें कर रहे हैं। तो दोनों में ही आपको 15 मंथ्स के अंदर अंदर या तो पेमेंट रिसीव करनी है या पेमेंट पेमेंट कर देनी है। सो ऑथराइज डीलर क्या करेगा, जब आप पेमेंट रिसीव और पे करोगे, ठीक है, अमाउंट को, तो आपकी एक लेजर बनाएगा आपका इन एक्सपोर्ट डेटा। अगर आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, जिसको हम EDPMS बोलते हैं, या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम IDPMS बोलते हैं। तो 2 सिस्टम्स होंगे, EDPMS एंड IDPMS। तो ऑथराइज डीलर क्या करेगा, जब आप पेमेंट कर दोगे या आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी अकॉर्डिंगली आपने एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बनेगी, आपका एक लेजर क्रिएट होगा जिसमें आपके लिए आपके पर्टिकुलर अमाउंट्स क्रेडिट या डेबिट किए जाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को, ये जो लेजर बना रहे हैं, इनको क्लोज या अपडेट करना पड़ता रहता है, ठीक है, इनको ये चीज़ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी आपके ऑथराइज डीलर को, ठीक है। और वो किसके बेसिस पर करेगा, EDF के बेसिस पर। उसके पास तो EDF आ रहा है ना, एक ऑथराइज डीलर के पास आपका EDF आ रहा है, उस EDF के बेसिस पर वो ये चीज़ मेंशन करेंगे, और साथ के साथ जब आपके पास पेमेंट आ जाएगी तो वो चीज़ भी उनको रिसीव हो जाएगी, राइट। लेकिन अब ध्यान है, एक प्रोवाइजो आ जाता है एक्सपोर्ट्स के केस में कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है जहाँ शिपिंग बिल या इनवॉइस में जो आपने वैल्यू डिक्लेयर की है, ठीक है, वो 10 लाख तक है, जो भी आपने एक्सपोर्ट की वैल्यू डिक्लेयर की, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों की वैल्यू आपने डिस्क्लोज की है, वो अप टू 10 लाख है, तो आपकी जो एंट्री EDPMS में क्लोज होगी ना, वो आप एक डिक्लेरेशन दे दोगे, खुद एक्सपोर्टर या इंपोर्टर एक डिक्लेरेशन दे देगा कि भाई हमने पेमेंट कर दी है या हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, हैज़ बीन रियलाइज्ड इन फुल और अदरवाइज, कि भाई जिस भी बेसिस पर आपको पेमेंट आ गई है, आपने कर दिया, आइदर इन फुल और अदरवाइज, आप एक डिक्लेरेशन दोगे AD को, और AD उस डिक्लेरेशन के बेसिस पर आपकी एंट्री क्लोज कर देगा। बट अदर केसेस में अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ऑथराइज डीलर को वो सारी ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करनी पड़ेंगी, तभी एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन पोर्टल का नाम है, राइट। तो वो मॉनिटर करेंगे कि आपके पास पेमेंट कब आ रही है, कब आप पेमेंट कर रहे हो, उसके बेसिस पर वो आपकी एंट्री क्रेडिट या डेबिट करते रहेंगे। अब ये जो डिक्लेरेशन है, ये आप क्वार्टरली बेसिस पर बल्क क्लोजर के लिए दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इनवॉइसेस हैं जो 10 लाख से नीचे हैं, ठीक है, तो आप उतने सारे इनवॉइसेस का एक डिक्लेरेशन बना करके दोगे बल्क में, एक क्वार्टरली बेसिस पर बल्क क्लोजर के लिए आप पूरा डिक्लेरेशन बना के दे सकते हो। सिमिलर इज द प्रोविजन फॉर इम्पोर्ट, ठीक है। ऑलराइट, अब टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू और रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट वैल्यू। अभी हम पढ़ेंगे कि रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है, जो रेगुलेशन नंबर 6 है उसके अंदर, शैल बी रियलाइज्ड सेट ऑफ होने के बाद, ठीक है। अब सेट ऑफ क्या होता है ये भी हम समझेंगे कि सेट ऑफ के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो 2 रेगुलेशंस हम जो आगे पढ़ेंगे, दीज आर रेगुलेशन नंबर 6 एंड रेगुलेशन नंबर 7, राइट। तो वो सिंपली बोल रहे हैं कि जो भी अमाउंट आपको, जो भी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, भले से आपकी आधी आई, ठीक है,
मतलब कि रिड्यूस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आई आफ्टर सेट ऑफ, ठीक है, जितने भी अमाउंट आ रही है उस पूरी अमाउंट को, फुल वैल्यू को आपको रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर के केस में आपको वापस बुलाना पड़ेगा, मतलब अपनी पूरी पेमेंट जो है इंडिया में लेके आनी पड़ेगी विद इन 15 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ शिपमेंट इन केस ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। सिंपल सी बात है, अगर गुड्स का केस है तो डेट ऑफ शिपमेंट से आप 15 मंथ्स काउंट करोगे और उतने टाइम में आपको पेमेंट लेके आनी है। बट अगर सर्विसेज का केस है तो आप डेट ऑफ इनवॉइस कंसिडर करोगे और डेट ऑफ इनवॉइस से 15 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट लेके आनी है, राइट। दूसरा, 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस। अगर आप वेयर हाउस वाली सेल कर रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्टेड टू अ वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया, अगर आपका कोई वेयर हाउस है और आप अपने इंडिया के बाहर वाले वेयर हाउस को जो है, किसी वेयर हाउस को अपने क्या किसी और वेयर हाउस, किसी और भी वेयर हाउस को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ से भी 15 मंथ्स, जिस दिन आपने डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस, उस दिन से 15 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट लेके आनी है। अगर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स का केस है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 4 महीने लिखे हैं तो आप 4 महीने में पेमेंट लेके आओ, 12 महीने लिखे हैं तो 12 महीने में पेमेंट लेके आओ, 18 महीने लिखे हैं 18 महीने में पेमेंट लेके आओ, 2 साल लिखे हैं 2 साल में पेमेंट लेके आओ, एज पर द पेमेंट टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के केस में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका जो इनवॉइस है, जो सेटलमेंट आपका होना है, वो अगर इंडियन करेंसी में होगा, INR में होगा इंस्टेड ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, USD, चाइनीज़ युआन, ठीक है, जापानीज़ युआन, जितनी भी बाहर की करेंसीज हैं इनमें नहीं है इनवॉइस का सेटलमेंट, आपके इंडियन रुपीज़ में है, तो जब अगर INR में है तो आपकी 15 मंथ की लिमिट हट के 18 मंथ्स हो जाएगी। तो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इनवॉइस्ड और एंड सेटल्ड इन इंडियन रुपीज़, या तो इनवॉइस हुई हो या फिर सेटल हुई हो या दोनों हुआ हो, ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो पीरियड ऑफ रियलाइजेशन को, ठीक है, हम बोल देंगे 18 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 15 मंथ्स, और डेट्स वही रहेंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है कि डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सेल फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है, सिंपल। अब डेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, ये हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ऑथराइज्ड डीलर अगर आप उसको सफिशिएंट रीजन दोगे तो वो एक्सटेंशन अलाउ कर देगा, अगर वो सेटिस्फाइड है तो, ठीक है। अब ऑथराइज्ड डीलर को जो है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पुट इन कर रहे हैं टू मॉनिटर एंड फॉलो अप द एक्सपोर्टर टू रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अबव। तो मैंने आपको बताई दिया था कि यहाँ पे उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर अप टू 10 लाख है तो वो आपसे डिक्लेरेशन ले लेंगे, बट अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि पेमेंट कब आ रही है, कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, राइट। अब रिडक्शन, जो हम रेगुलेशन नंबर 6 पढ़े थे कि रिडक्शन कैसे है। देखो, ऑथराइज डीलर, अब अगर आप ऑथराइज डीलर से जाके रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे अंडर रियलाइजेशन हुआ या नॉन रियलाइजेशन होगा मेरे अमाउंट का, मेरे फुल एक्सपोर्ट वैल्यू का, जो सर मैंने आपको EDF के अंदर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू अपनी दिखाई थी ना, उसका मुझे फुल रियलाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है, मुझे अंडर रियलाइजेशन या मुझे रियलाइज़ होगा ही नहीं, आपको ऑथराइज डीलर को इस चीज़ के रीजंस देने पड़ेंगे, और अगर ऑथराइज डीलर सेटिस्फाइड है फॉर दोज रीजंस तो फिर वो आपको रिड्यूस कर देगा, वो आपकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन अलाउ कर देगा। अगर आपकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वैल्यू है वो 10 लाख तक है, ठीक है, 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख है, तो क्या करेंगे कि आप एक डिक्लेरेशन दे दोगे, ठीक है, आप एक डिक्लेरेशन दे दो कि सर ऐसा ऐसा है, मेरी वैल्यू आएगी नहीं, तो वो आपको उस चीज़ का रिडक्शन अप टू 10 लाख के लिए दे देंगे। पर शिपिंग बिल और इनवॉइस द रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू मे बी परमिटेड बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर। अगर उन्होंने डिक्लेरेशन ठीक समझा तो दे देंगे, अदरवाइज नहीं। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी और उनको ऑथराइज डीलर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसी प्रॉब्लम है अंडर रियलाइजेशन नॉन रियलाइजेशन की, प्लीज़ आप मेरा रिडक्शन ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट कर लो, मेरी एंट्री क्लोज कर दो, वरना मेरी एंट्री खुली रहेगी आपके IDPMS या EDPMS में। रेगुलेशन 7 हमने समझी थी कि सेट ऑफ भी कर सकते हैं, या तो रिडक्शन अलाउ हो गया या सेट ऑफ अलाउ हो रहा है, राइट। तो सेट ऑफ में क्या रहता है, अगर मान लो आपने एक ही एंटिटी को एक्सपोर्ट भी कर रखा है और एक ही एंटिटी को इंपोर्ट भी कर रखा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, लेट सपोज आपने एक्सपोर्ट $100 का किया एग्जाम्पल के तौर पे और इंपोर्ट आपने $80 का किया, तो नेट अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में देखूँ तो आपको उस वेंडर को सिर्फ $20 पे करने हैं। बट अगर मैं EDF के बेसिस पर देखूँ जो एंट्रीज खुली हुई हैं तो आपकी 100 की पेमेंट खुली हुई है एंड 80 का रिसीट खुला हुआ है, राइट। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किससे, AD से, कि वही वो आपकी ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ कर दे, आपकी ये इंपोर्ट वाली एंट्री को क्लोज कर दे, इसमें से एक्सपोर्ट में से आपके 80 माइनस कर दे, राइट, और सिर्फ 20 की एंट्री खुली रहेगी जिसकी आप पेमेंट कर दोगे विद इन 15 मंथ्स। वही चीज़ है सिमिलर। ऑथराइज डीलर मे अलाउ सेट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अंडर एंड अगेंस्ट इंपोर्ट पेबल्स
फ्रॉम और टू द सेम ओवरसीज बायर और सप्लायर और विद देयर ओवरसीज ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एंटिटी ए के साथ एक्सपोर्ट खुला हुआ है $100 का, एंटिटी बी के साथ इंपोर्ट खुला हुआ है $50 का। अब आप कह रहे हो कि मेरा इसको सेट ऑफ कर दो क्योंकि बाहर तो नेट मुझे $50 ही भेजने इंडिया के बाहर, तो ऐसा नहीं होगा। ये सेम एंटिटी होनी चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए, या फिर सेम एसोसिएटेड एंटरप्राइज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है with their overseas group or associate companies within the stipulated period for realization of export proceeds or extended period if any allowed by the authorized dealer। वही अपना 15 महीने या 18 महीने वाली चीज़, राइट। तो सेम लेगों के साथ आप जो है इसको सेट ऑफ करवा के चल सकते हो। अब आ जाता है थर्ड पार्टी रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब ऐसा हो सकता है कि आपने लेट सपोज यूएस में कोई बंदा बैठा है, आपने उसके साथ एक ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट किया, तो अब आपके पास पेमेंट आनी है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पास पेमेंट लो, हो सकता है कि आपने कहा हो कि भाई मुझे उस फलाने को भी पैसे देने हैं, तो भाई आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर पे कर दो, आप उनके अकाउंट में पे कर दो। तो ये थर्ड पार्टी रिसीट्स हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पे करवाना है किसी से, आपके पास किसी का डेट चल रहा है, राइट, तो आपको उसको डेट को माफ मतलब ख़त्म करवाना है, तो आप कह दोगे कि भाई तुम्हारा डेट खत्म हो जाएगा, मेरी ये पेमेंट बकाया है, आप तुम जाके उधर दे दो, ठीक है, मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी डेट खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ है। तो थर्ड पार्टी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या हो रहा है, वो भी अलाउ कर सकते हैं थर्ड पार्टी रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। भाई ऑथराइज डीलर को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि भाई जो बोनाफाइड है, जो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है ये सही है, ठीक है, इसमें कुछ आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हो, पैसे की हेरा फेरी नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं अकर हो रहा है, तो इसीलिए उसको वो अलाउ कर देंगे। बट वो पहले वही बात है, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बोनाफाइडी ऑफ ट्रांजैक्शन में, मतलब कहा सुनी पेशी वगैरह ये सब चलती रहेगी। तो आपको जाके बताना पड़ेगा कि सर ऐसे है, प्रॉपर लेटर वगैरह ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, है ना, पूरा ट्रांजैक्शन समझाना पड़ेगा कि ये क्यों है, कैसे है, वो बोनाफाइडी उनको समझाना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसे, तो इसलिए आप अलाउ कर दो। अब टाइम पीरियड कितना है फॉर मेकिंग इंपोर्ट पेमेंट, वो तो हमने एक्सपोर्ट के लिए देखा था 15 महीने। इंपोर्ट के लिए क्या रहेगा, इंपोर्ट के लिए सिंपल रहेगा, एक तो आप मॉनिटर करोगे, मतलब एडी आप क्या मॉनिटर करोगे, एडी मॉनिटर करेगा आईडीपीएमएस में, ठीक है, फॉलोअप लेगा कि भैया आपने पेमेंट की नहीं की, क्यों नहीं की, टाइम देखो कितना है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए आपका 15 मंथ्स का कोई टाइम नहीं है, 18 मंथ्स का कोई टाइम नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम लिमिट लिखा है उसके बेसिस पर आपको पेमेंट करनी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, उसके अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, नहीं की ठीक है, तो जब तक आप नहीं करोगे वो फॉलोअप करते रहेंगे, ठीक है। बट ऑथराइज डीलर क्या कर सकता है कि अगर मान लो आपने बोला कि सर हम रीज़न ये दे रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दो, हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बजट नहीं बन रहा है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, फलाना डिमा का, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। कॉन्ट्रैक्ट में अगर 4 महीने लेके तो सर मुझे 30 दिन का और टाइम दे दो, मैं 30 दिन के बाद पे कर दूँगी। तो ऑथराइज डीलर अगर सेटिस्फाइड होगा तो कर देगा, तो आपको अलाउ कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, देखो एडवांस का केस सिनेरियो बहुत आएगा कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लिया है, कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन, और अब आप वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी सर्विसेज या गुड्स, या इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, यह क्या लिमिट है, और अगर डिलेड हो गया, अगर आपने पेमेंट ऑफ इंपोर्ट में डिले कर दिया तो क्या रहेगा। तो एक्सपोर्टर को अगर एडवांस रिसीट हुई है तो उसको एडवांस अमाउंट, और जब पूरा अमाउंट रिसीव होगा तो सेम एडी के थ्रू करवाना है, सेम ऑथराइज डीलर के थ्रू करवाना है। मतलब कि जो एडवांस आया था वो अगर मान लो लेट से एसबीआई के थ्रू आया था, ठीक है, तो जो फुल वैल्यू रिसीव होगी ना, जब बची हुई पूरी राशि अमाउंट सारी आ जाएगी, तो वो भी एसबीआई के थ्रू ही रूट करानी है। ऐसा नहीं है कि ये वो एक्सेस के थ्रू रूट करा रहा है। बट अगर ऐसा है कि अगर एक्सेस के थ्रू रूट करवानी पड़ रही है किसी रीज़न से, कि पहले एसबीआई से करवाई थी फिर एक्सेस में ट्रांसफ़र कर लिया, तो उस केस में उसको ये चेंज दोनों को बताना पड़ेगा, चेंज टू बोथ ऑथराइज डीलर्स, ये उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा है, देखो कि हमें बैंक चेंज करना पड़ा, तो भाई देखो आपके पास मेरा एडवांस पेमेंट आया था एसबीआई, और एक्सिस बैंक आपके पास मेरा बचा हुआ अमाउंट आएगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको इंटीमेट कर दी एज पर रेगुलेशन नंबर 10 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2026, ठीक है। इंपोर्ट के केस में भी सिमिलर सिचुएशन है कि भाई आपने इंपोर्ट में पे कर दिया था एडवांस अमाउंट किसी और बैंक एसी और एडी से, और जो बाकी अमाउंट पे कर रहे हो वो आप किसी और एडी बैंक से कर रहे हो, तो फिर आपको दोनों को बताना पड़ेगा कि सर देखो ये सिनेरियो है, हमें चेंज करना पड़ा, तो हमने चेंज आप दोनों को बता दिया, सिंपल। अगर डिलेड पेमेंट हो गया है, चलो डिलेड पेमेंट बाद में भी देखेंगे, पहले ये वाला हो रहा है,
Authorized dealer may permit advance remittance for import after satisfying itself the genuineness of the requirement for advance remittance. The authorized dealer may consider specifying thresholds for advance payment beyond which the payment may require a standby letter of credit or guarantee. ठीक है, अब एडवांस रेमिटेंस अगर आपको पूरी पेमेंट एडवांस में करनी है, ठीक है, तो आपको पहले एडी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कि देखो ये जेन्युइन है, ठीक है, एडवांस रेमिटेंस की ये रिक्वायरमेंट है इसलिए मुझे पहले पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एडी क्या कर सकता है, ये एडी के ऊपर है, एडी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो थ्रेशोल्ड्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। एडी की खुद की चॉइस है, रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा है कि भाई 10 लाख से तक है, 50 लाख तक है, 1 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है एडवांस रेमिटेंस का, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट के केस में एडवांस में पेमेंट दे रहे हो तो ये एडी बैंक की पॉलिसी के ऊपर है कि वो क्या थ्रेशोल्ड बनाते हैं, कितना आपको फ्री हैंड देते हैं कि आप एडवांस में पे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब इस अमाउंट के बाद आप एडवांस में पे नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या होगा, आपको एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी दे के चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ क्या बताती है कि भाई यहाँ पे एक क्या करा है ना इन रेगुलेशंस में गवर्नमेंट ने, जो ऑथराइज डीलर्स हैं, एडी बैंक्स हैं, उनको खुली छूट दे दिया, उनको बोल दिया कि भाई तुम जाके अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ, हमने तुम्हें बोल दिया है कि ये एडी को करना है, ये एडी को करना है, ये एडी को करना है, अब तुम अपने अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ लोगों के हित के लिए, जो तुम्हें ठीक लग रहा है अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है। एसबीआई अलग बनाए, एक्सिस अलग बनाए, फलाना अलग बनाए, ठीक है, तुम अलग अलग बनाओ, और फिर जो भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को जौन सी बैंक का पॉलिसी अच्छा लगेगा वो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, वो उसका ऑथराइज डीलर बन जाएगा, है ना। तो इन्होंने बेसिकली एक बैंक शॉपिंग वाली चीज़ डाल दी है कि भैया बैंक्स को जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है शॉप करेंगी कि भाई किसकी पॉलिसी अच्छी है इनसे रिलेटेड, एडवांस रेमिटेंस वगैरह से रिलेटेड। सो ऑथराइज डीलर मे परमिट एडवांस रेमिटेंस फॉर इम्पोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ द जेन्युइननेस ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस रेमिटेंस, कि भाई क्या जेन्युइननेस है आपकी, मतलब क्या रीज़न है कि आप एक्सपोर्ट करना, मतलब पेमेंट एडवांस में करना चाह रहे हो, है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड अगर वो बना सकते हैं, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड बनाएंगे, या जैसे भी उनको अपनी पॉलिसी डिज़ाइन करनी है, तो थ्रेशोल्ड के अंदर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप बिना किसी चिंता के करो। बट अगर थ्रेशोल्ड के बाहर है तो फिर आपको स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी दे के चलना पड़ेगा। अगर मान लो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर ने इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करने में डिले कर दिया, या तो एक्सपोर्टर ने या इम्पोर्टर ने एडवांस पेमेंट के थ्रू, ठीक है, इफ़ एनी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर एक्सपोर्ट और इन डिलेड पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, तो जो भी इंटरेस्ट उनको पे करना होगा वो एक्सीड नहीं करेगा किससे, ऑल इन कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट से एक्सीड नहीं करेगा। अब ये ऑल इन कॉस्ट सीलिंग क्या है, तो जो आपके ट्रेड क्रेडिट वाले रूल्स हैं, ये बोरोइंग एंड लेंडिंग रेगुलेशंस 2018, उसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रेड क्रेडिट के केस में जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग रहेगी वो रहेगा आपका प्रिवेलिंग मार्केट रेट, ठीक है, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। अगर जो बोरोइंग है, देखो बोरोइंग दो टाइप्स की हैं, मैं आपके लिए चार्ट बना रखा है, बोरोइंग्स हमने 2 टाइप की कंसिडर की हैं, एक नॉर्मल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ठीक है, और एक बोरोइंग ऐसी है जिसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 साल से कम है। एक तो जिसका मैम्प 3 साल से कम है, एक नॉर्मल ईसीबी, ठीक है, एक फॉरेन करेंसी वाली और एक आईएनआर वाली, ठीक है। ये 4 तरीके की बोरोइंग्स हैं। तो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में मतलब कब कौन सी सीलिंग, तो देखो इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझे। देखो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में 2 सीलिंग डिफाइंड है, एक है 6 मंथ्स लिबोर प्लस 2.5% यानी 250 बेसिस पॉइंट्स, और एक है मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे। तो ये मार्केट कंडीशन के बेसिस पर जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग डिटरमाइन होगी वो किन बोरोइंग्स के लिए होगी, अगर आपकी बोरोइंग्स आईएनआर के अंदर है या ऐसी कमर्शियल बोरोइंग्स जिनका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से कम है, वो वाली बोरोइंग्स। तो ये 6 मंथ लिबोर और प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स वाली कब होगी, अगर आपकी फॉरेन करेंसी वाली बोरोइंग है या नॉर्मल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, उस केस के अंदर आपको ये ऑल इन कॉस्ट सीलिंग लगेगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस केस में एडवांस पेमेंट या डिलेड इंटरेस्ट जो पे करोगे आप, किस रेट पे करोगे, वो इंटरेस्ट आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जितना या उससे कम रहना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दिया, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग से कम या उसके जितना ही आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, राइट। देखो अगर फॉरेन करेंसी का है तो आपका रहेगा 6 मंथ्स लाइबोर प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स पर एनम, और अगर आईएनआर है तो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। अब एक और आ जाती है, ठीक है, ये वाली रेगुलेशन हमारी खत्म हो गई, विच वॉज रेगुलेशन नंबर 10।
ठीक है। अब आती है रेगुलेशन नंबर 11, इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, पूरे एक्ट में, पूरे रेगुलेशन में, पूरे एक्ट में, रूल में, रेगुलेशन में, डायरेक्शंस में, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, no advance remittance shall be permitted by an authorized dealer for the import of gold and silver। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो एडवांस रेमिटेंस नहीं अलाउ की जाएगी, आपको फुल पेमेंट करके ही गोल्ड एंड सिल्वर को इंपोर्ट करना है। आगे बात समझ में आ गई जी। अब अगर आपका इंपोर्ट मटीरियलाइज ही नहीं हुआ, इंपोर्ट मटीरियलाइज होने का क्या मतलब है कि आपने लेट सपोज इंपोर्ट के लिए आपके पास इनवॉइस आया, बट आपको जो सर्विसेज हैं वो रिसीव ही नहीं हुई। अनेबल टू इंपोर्ट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और द एक्सटेंडेड पीरियड, द इंपोर्टर शैल रिपैट्रिएट द एडवांस पेमेंट मेड इफ एनी। मान लो आपने एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो कि भाई मुझे कब सर्विसेज इंपोर्ट होंगी, कब मुझे मेरा क्या बोलते हैं गुड्स इंपोर्ट होंगे, कब मेरे पास आएंगे, वो आपके पास आ ही नहीं रहे। आपका स्पेसिफाइड पीरियड भी खत्म हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड जो आपने लिया वो भी खत्म हो गया, आपका इंपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, आपका ने जितनी भी एडवांस पेमेंट की थी वो आपको वापस इंडिया के अंदर बुला के लानी पड़ेगी। अगर आपकी एडवांस पेमेंट इंडिया में नहीं आई है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बेसिस पर, ठीक है, अगर आपकी एडवांस पेमेंट नहीं आई है तो ऑथराइज डीलर को IDPMS में एंट्री मार्क ऑफ नहीं होगी। ऑथराइज डीलर आपकी एंट्री मार्क ऑफ नहीं करेगा, मतलब ख़त्म नहीं करेगा। और जो भी आपके फ्यूचर एडवांस पेमेंट्स होंगे, अगर आप कल को चल के फ्यूचर में भी एडवांस पेमेंट्स कर रहे हो, देखो ये वाला एडवांस पेमेंट आपने किया, आपका इंपोर्ट ही मटीरियलाइज नहीं हुआ, आपका समझो पैसा बर्बाद, और आप पैसा रिपैट्रिएट भी नहीं करवा के ला पाए। अगर फिर भी आप इतनी रिस्क ले रहे हो कि आप दोबारा एडवांस पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको एक अनकंडीशनल इररिवोकेबल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी फ्रॉम एन इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिप्यूट या फिर ऑथराइज डीलर इन इंडिया की गारंटी लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। और ये भी गारंटी एक काउंटर गारंटी के साथ आनी चाहिए, काउंटर गारंटी ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिप्यूट, मतलब एक गारंटी प्लस एक काउंटर गारंटी आपको साथ में देके चलनी पड़ेगी कि देखो अगर हम दोबारा भी फ्यूचर में एडवांस पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स करने जा रहे हैं तो एक तो आपको इररिवोकेबल LOC या फिर गारंटी फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक या फिर गारंटी फ्रॉम AD इन इंडिया ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, इनमें से इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, प्लस उसके साथ में एक काउंटर गारंटी और होनी चाहिए ऑफ एन इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिप्यूट। सो गारंटी प्लस काउंटर गारंटी ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इंपोर्ट में अगर आपने इंपोर्ट किया और पेमेंट मतलब इंपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हो और आपने पेमेंट भी रिपैट्रिएट नहीं करा तो फिर आपकी जो IDPMS में एंट्री है वो क्लोज नहीं होगी, ठीक है। नहीं मैंने गलत बोल दिया। अगर आपने पेमेंट रिपैट्रिएट नहीं किया या फिर आपकी IDPMS में एंट्री क्लोज नहीं हुई तो फिर आपकी IDPMS में एंट्री क्लोज नहीं हुई तो कोई भी अगर आपको फ्यूचर में एडवांस पेमेंट करने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको काउंटर गारंटी प्लस काउंटर गारंटी लेके आनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका इंपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ तो पहले तो आप सारे फंड्स रिपैट्रिएट करवाओ इंडिया के अंदर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड स्पेसिफाइड पीरियड में। अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगर आपके फंड्स रिपैट्रिएट नहीं हुए हैं या फिर आपकी IDPMS में एंट्री क्लोज नहीं हुई, देखो वही होगा ना कि अगर आपके फंड्स रिपैट्रिएट नहीं हुए आपकी एंट्री तो क्लोज होगी नहीं, मार्क ऑफ होगी नहीं। रेगुलेशन 18(1)J में हम पढ़ेंगे क्या लिखी है ये। तो जो भी आपको फ्यूचर एडवांस में पेमेंट करेंगे, जो भी आप फ्यूचर में एडवांस पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स करने जाओगे उसके लिए आपको काउंटर गारंटी प्लस गारंटी लेके साथ में चलनी पड़ेगी। अब अगर आपके एक्सपोर्ट्स अनरियलाइज हो गए तो क्या होगा, अगर आपके आपने एक्सपोर्ट कर दिया बट आपके पास पेमेंट ही नहीं आ रहा है, आपने एक्सपोर्ट अपना सामान पूरा भेज दिया, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी बट आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है और ये पेमेंट हो गया और इस पेमेंट को ना आने का टाइम हो गया है 1 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के बाद भी 1 साल गुजर चुका है और अब पेमेंट नहीं आई है और एक्सटेंडेड पीरियड अगर AD ने अलाउ भी किया था कुछ एक्सटेंडेड पीरियड वो भी गुजर चुका है, पेमेंट नहीं आई है। तो फिर अब जो आप आगे जाके कोई भी एक्सपोर्ट करोगे ना तो आप फुल एडवांस रिसीट ऑफ फुल एडवांस और एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट करोगे। मतलब कि आप पहले तो या तो फुल में पूरा पैसा एडवांस में मंगाओ उसके बाद एक्सपोर्ट करो या फिर आपको ILOC लेना पड़ेगा, मतलब ILOC मतलब इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके साथ आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप नॉर्मली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। ये वाला मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है। तो हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट पे। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या बोलता है कि भाई आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एक्सपोर्ट्स करने हैं, है ना। आपने कुछ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट किया
उस एक्सपोर्ट के लिए आपको रिसीट आनी है, या फिर अगर आप इम्पोर्ट या फिर आपको कुछ पेमेंट करनी है, रिसीट या पेमेंट, ठीक है। तो उस केस में एडी तभी अलाउ करेगा उन रिसीट या पेमेंट को जब आपका अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट वो पढ़ेगा, समझेगा और उसकी जेन्युइननेस को सेटिस्फाई कर लेगा कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है। बट अब एक और चीज़ क्या होती है इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स में, आपका कुछ कैश जो है इन एक्सपोर्ट्स से जनरेट हो जाता है, कुछ कैश सरप्लस में पड़ा रहता है बाहर, इंडिया के बाहर। तो अब वो कैश पड़ा रहता है तो आपके पास तो उस पर कोई कमाई हो नहीं रही, वो कैश ऐसा ही पड़ा हुआ है, आइडल कैश पड़ा हुआ है। आइडल कैश किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो हमेशा कोई भी बिजनेस चाहेगा हर बार कि भाई वो पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दे। तो फिर रेगुलेशंस ने बोला कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी टी बिल में या फिर बैंक डिपॉजिट्स में। इंडिया के बाहर अगर कोई टी बिल या बैंक डिपॉजिट्स है, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो किन्हीं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। अब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स कौन हो गए? जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है, 1 साल या उससे कम है, राइट, सॉरी उल्टा साइन बन गया, 1 साल या उससे कम है ना, 1 साल या उससे कम है, वो आपकी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हो गए इस केस के लिए। तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बट ध्यान रखना है कि उनका ओरिजिनल या फिर रेसिडुअल मेच्योरिटी 1 साल या उससे कम होना चाहिए। ओरिजिनल कौन सा? अगर नया इंस्ट्रूमेंट है तो 1 साल तक ही उसकी मेच्योरिटी खत्म हो जानी चाहिए। बट अगर कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट है और उसकी मेच्योरिटी 1 साल बची हुई है तो आप उसमें कर सकते हो। सो ओरिजिनल प्लस रेसिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस। अब इसमें आप टी बिल्स और बैंक डिपॉजिट्स में भी कर सकते हो बिकॉज वो रिस्क फ्री रहते हैं, राइट। सो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 15 खत्म हो गया। अब रेगुलेशन नंबर 16, 17 एंड बाकी का, ठीक है, जो मार्किंग ऑफ हमने पढ़ा था ना कि मार्किंग ऑफ क्लोजर ऑफ एंट्रीज, ये भी हम वहाँ पे देख के चलेंगे। वैसे ये आपके इसमें नहीं दिया हुआ था, बट एक बार हम देख के चलेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन अब आपके लिए 16 बनती है, जो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो इसमें टाइप ऑफ आपको देखना पड़ेगा कि गुड्स है या सर्विस है, शिपिंग बिल नंबर, डेट, फॉर्म का नंबर होगा, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू है, लैंड के थ्रू, सी, पोस्ट कुरियर, ठीक है, इंटरनेट, अदर्स कैसे है, कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर है ना, एडी का कोड, एडी नेम एंड एड्रेस, आईईसी, जीएसटीएन, पैन, एक्सपोर्ट नेम एंड एड्रेस, कंसाइनी नेम, मतलब जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। थर्ड पार्टी का अगर है थर्ड पार्टी तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्टर एंड थर्ड पार्टी, ये कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब ये सारी डिटेल्स आप देखो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्सपोर्ट वैल्यू में क्लाइंट का नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, करेंसी, अमाउंट, फिर एफओबी, सीआईएफ, ये सारी वैल्यू, एचएसएन, आप सारी अमाउंट की करेंसी लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। सो ये आपका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म है। अब ये एक ही फॉर्म है, पहले इसमें एक सॉफ्ट टैक्स कंप्लायंस भी होती थी फॉर सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज, वो हटा दी। सॉफ्ट टैक्स कंप्लायंस कुछ नहीं, अब एक फॉर्म बना दिया ईडीएफ, भाई अब यही है, यही चलेगा, सिंपल चीज़, ठीक है। सो दीज वर योर रेगुलेशंस, ठीक है, हमने 3 to 15 तक कवर कर ली। अब हम फटाफट से अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटू सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा दिमाग मारने वाली नीड है नहीं इसके अंदर। देखो टेकोनोवा करके है, अक्टूबर 10, 2026 टेक्नोवा एक्सपोर्ट्स मशीनरी, इसने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट्स मशीनरी वर्थ $1 million टू अल्फा GmbH जर्मनी में। द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स द कंसिडरेशन विल बी रिसीव्ड विद इन 14 months फ्रॉम द शिपमेंट। द एक्सपोर्ट इज एलिजिबल फॉर जीरो रेटेड ट्रीटमेंट अंडर GST। तो भाई एक्सपोर्ट गुड किया है उसने इंडिया से, ठीक है। इनवॉइस की करेंसी कौन सी है? डॉलर, और कहाँ जाना है? जर्मनी जाना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है 14 months फ्रॉम द शिपमेंट पेमेंट आ जानी चाहिए, और एक्सपोर्ट जो है एलिजिबल है जीरो रेटेड ट्रीटमेंट अंडर GST, ठीक है। तो ये तो अपना GST का पार्ट हो गया, ठीक है, इससे तो हमें अभी कोई मतलब नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलूँ क्या ये 14 months वाली लिमिट हम पे अप्लाई करेगी, या फिर हमें 15 months या फिर 18 months वाली अप्लाई करेगी? चांसेस 15 months, क्योंकि देखो इन्वॉइसिंग की करेंसी या सेटलमेंट वाली करेंसी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि INR में होगी, US डॉलर्स है तो डॉलर्स में होगी, तो इसलिए इसका सिर्फ 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट यहाँ पर आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑन November 2026 टेक्नोवा provides software development services to 3 overseas customers. Aggregate invoices are 300,000. Technova proposes to file one consolidated EDF for all services exported during November. तो हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है ना।
क्योंकि आपका रेगुलेशन बोलता ही है ये एक्सपोर्ट का अंडर रियलाइजेशन हो रहा है। टेक्नोवा एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ 200,000 एंड to Beta Incorporation USA due to genuine quality dispute. Beta agrees to pay only $180,000. Technova approaches to its AD bank for permission to reduce export realization by $20,000. तो पहले तो मुझे बताओ इनका इनवॉइस वैल्यू 10 लाख से कम है, तो भाई $2 लाख है, तो $2 लाख कितने हो गए यूएसडी, क्या बोल रहे हैं यूएसडी, तो देखो $2 लाख हो गए 1,90,00,000। तो ये तो भाई मेरी इनवॉइस वैल्यू INR 10 लाख से नीचे है नहीं, तो भाई इसके अंदर तो रिडक्शन अलाउ नहीं होगा। आपको स्पेसिफाई रीज़न देने पड़ेंगे, स्पेसिफिक रीजन्स देने पड़ेंगे कि भाई क्या अंडर रियलाइजेशन हो रहा है, उसी के बेसिस पर आगे चल के फिर वैल्यू रिड्यूस करने में वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं अलाउ करेंगे। उसके बाद उन्होंने सेट ऑफ बोला, टेक्नोवा इम्पोर्ट्स कंपोनेंट्स फ्रॉम बीटा इनकॉर्पोरेशन फॉर $US 150,000। बीटा साइमल्टेनियसली ओस टेक्नोवा, देखो उसने इम्पोर्ट किया मतलब कि उसका पेबल बन रहा है $1.5 लाख का, बट सॉरी रिसीट बन रही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका पेमेंट बन रहा है $1.5 लाख का, बट उसको रिसीट आनी है $2 लाख की टूवर्ड एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स। तो टेक्नोवा क्या इस चीज़ को सेट ऑफ कर सकता है? आंसर इज यस। वो नेट में सिर्फ $50,000 की जो है पेमेंट करेगा, नहीं रिसीट लेगा, राइट, क्योंकि भाई रेगुलेशन बोलती है कि हाँ भाई आप कर सकते हो, क्योंकि अगर सेम एंटिटी है तो। थर्ड पार्टी पेमेंट, टेक्नोवा एक्सपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम गामा लिमिटेड UK। द प्रोसीड्स आर प्रपोज टू बी रिसीव फ्रॉम गामाज ग्रुप कंपनी डेल्टा। तो गामा की ग्रुप कंपनी है डेल्टा, सिंगापुर वाली, ठीक है। टेक्नोवा आस्क्स AD बैंक टू परमिट द थर्ड पार्टी रिसीट। तो भाई वो पहले क्या करेगा, AD क्या करेगा, पहले ट्रांजैक्शन को समझेगा, क्या ये बोनाफाइडी है, क्या ये जो आप पूरा सिस्टम बैठा रहे हो, जो ट्राइंगल बना रहे हो, वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, कहीं आपको पैसे की हेरा फेरी तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होगे तो वो अलाउ कर देगा, अदरवाइज नहीं अलाउ करेगा। अगर मैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की बात करूँ, टेक्नोवा ने इंपोर्ट करी जापान से मशीनरी $100 मिलियन की। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 12 महीने के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए आफ्टर शिपमेंट। द AD बैंक रिकॉर्ड्स द इम्पोर्ट इन IDPMS और मॉनिटर्स द पेमेंट। तो आप बताओ पेमेंट कितने में होगा? भाई इंपोर्ट हो रहा है ना मशीनरी का, इंपोर्ट के केस में भाई जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 12 महीने लिखा है, तो आप 12 महीने में पेमेंट करोगे। Advance payment of import, Technova makes an advance payment of $500,000 to a US supplier. The supplier fails to ship within the contractual period and Technova cannot obtain repayment despite repeated request. मतलब कि आप देखो, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इम्पोर्ट अनरियलाइज हो गया। जब हमारा इम्पोर्ट अनरियलाइज हो रहा था, देखो एक्सपोर्ट अनरियलाइज हो रहा था, तो हमें पता था कि भाई अगर आपका एक्सपोर्ट अनरियलाइज हो गया है, कहाँ पे हो गया, हाँ अनरियलाइज एक्सपोर्ट हो गया है, तो आप जब भी अगली बार एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो फिर आपको फुल कंसिडरेशन, फुल एडवांस मंगाना पड़ेगा, फुल पेमेंट एडवांस में, और इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका टाइम पीरियड बीत गया है 1 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रियलाइजेशन। और अगर इंपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ है तो देखो भाई पहले तो आप रिपैट्रिएट करवा लो, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और आपकी पेमेंट रिपैट्रिएट नहीं हुई है, IDPMS में एंट्री क्लोज नहीं हुई है, मार्क ऑफ नहीं हुई है, तो फिर आपको एक गारंटी प्लस काउंटर गारंटी लेके आनी पड़ेगी, है ना। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ गया हमारा, हाँ, तो हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट मटीरियलाइज नहीं हुआ है 5 लाख का, तो हम क्या करेंगे पहले, और अपना रिपेमेंट वो रिसीव नहीं कर पा रहे डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, तो अब उनको क्या देना पड़ेगा, अगली बार इंपोर्ट करने के लिए गारंटी प्लस काउंटर गारंटी देनी पड़ेगी। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ओवरसीज एंटिटी आ गया, ठीक है, होल्डिंग कंपनी provides management, technological and strategic support. The related party invoice issued is $100 million, sorry $100,000 का, where comparable open market value is $150,000. Technova is eligible for full ITC and uses the services entirely for taxable businesses. अब देखो सर्विसेज के केस में, रिलेटेड पार्टी के केस में क्या रहता है ना कि आप एक तो आपका रूल नंबर 28 अप्लाई होगा और वैल्यूएशन रूल्स, ठीक है, साथ में सर्कुलर है एक सर्कुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्कुलर 120, आई थिंक 121 या 122, इस सीरीज़ में, ये 3 सीरीज़ के सर्कुलर्स में से कोई एक सर्कुलर है जो ये बोलता है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप रूल 28 लगाओगे, और रूल 28 में लिखा हुआ है कि अगर एलिजिबल फॉर फुल ITC और ये सारी कंडीशंस हैं तो आप ओपन मार्केट वैल्यू को 0 कंसिडर कर सकते हो, तो ओपन मार्केट वैल्यू को आप 0 कंसिडर कर सकते हो। अब उन्होंने क्या बोला
कि भाई रिलेटेड पार्टी ने $1,00,000 का इन्वॉइस रेस किया है विद कंपेरेबल ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ 1.5 लाख। तो भाई या तो आप इन्वॉइस में जो वैल्यू कंसिडर है वो कंसिडर कर लो, या ओपन मार्केट वैल्यू को आप 0 कंसिडर कर सकते हो। तो भाई हमने तो 1,00,000 ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो इसी पे हम पेमेंट करेंगे, इसी पे हम RCM पे करेंगे, सिंपल। फिर अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, एन ओल्ड एक्सपोर्ट रिसीवेबल रिमेन्स अनरियलाइज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट। ओहो, इवन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट, तो अब आपको इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ करना पड़ेगा। एक तो आपको पूरी पेमेंट अगली बार जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे एडवांस में मंगानी पड़ेगी, प्लस इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। एडी बैंक ने भी बाद में एक्सटेंशन दिया नहीं था। अब न्यू ओवरसीज कस्टमर से बनाना है नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, जी आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के केस में टेक्नोवा सिक्योर्स अ लार्ज ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल्स। Technova proposes to retain temporary overseas cash surplus and invest it in short-term instruments with maturity below 1 year। तो हाँ भाई ये तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब आंसर रीड कर लेते हैं भाई। फॉर $100 $100,000 $1 million एक्सपोर्ट थ्रू EDI enabled पोर्ट, विच इज करेक्ट। अगर EDI enabled एक्सपोर्ट है तो शिपिंग बिल ही आपका EDF बन जाता है, राइट। तो आंसर इज बी। सो आंसर इज बी, है ना। आपको ये इंट्यूटिव क्वेश्चन है तो आपको एक सेकेंड थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं। आंसर इज बी। आगे एक्सपोर्टर सर्विस, टेक्नोवा वांट्स 1 EDF फॉर ऑल 3 सर्विस ओवरसीज कस्टमर्स ड्यूरिंग नवंबर। हाँ भाई कर सकता है वो, ड्यूरिंग द मंथ, ये तो कर ही सकता है वो। उसके बाद रियलाइजेशन, गुड्स वर शिप्ड ऑन 10th October 2026 एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स पेमेंट विद इन 15 months विच इज नॉर्मल। 15 months है ना, 15 months आपका नॉर्मल है। 18 months तो होगा जब INR के अंदर सेटलमेंट या इन्वॉइस करेंसी INR के अंदर है, या दोनों है। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, बीटा अग्रीज टू पे $180,000 अगेंस्ट $2 lakh बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन क्वालिटी डिस्प्यूट, विच इज करेक्ट। ये बीटा वाले में हमारा क्या था, अंडर रियलाइजेशन वाला केस है ना ये, जेन्युइन क्वालिटी डिस्प्यूट, बीटा अग्रीज टू पे $180,000 टू रिड्यूस एक्सपोर्ट रियल। हाँ तो इसमें आप नहीं कर सकते, है ना, इसमें आप नहीं कर सकते। इफ सेटिस्फाइड विद द रीजंस, इसमें आप नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको एडी बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी और उससे उसको रीजन सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे, राइट। सिंपल है, यही हमने ऊपर डिस्कस किया था। सेट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स अगेंस्ट इम्पोर्ट पेबल, तो हाँ ये आप कर सकते हो विद स्टिपुलेटेड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड के अंदर होना चाहिए और सेम लोग होने चाहिए। कैन दे बी सेट ऑफ, यस, कोई RBI अप्रूवल की नीड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एडी बैंक अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है, परमिट कर सकता है सेट ऑफ, अगर उसको रीजंस उसको सही लगता है तो। इम्पोर्ट पेमेंट प्लस GST रिलेटेड पार्टी वैल्यूएशन वाली चीज़ आ गई, है ना। तो ये था $1 लाख का इन्वॉइस था, ओपन मार्केट वैल्यू $1.5 लाख थी, फुल IDC के, विच इज अप्रोप्रिएट। फेमा रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ, अब पेमेंट आपको कितने का करना पड़ेगा, इन्वॉइस में कितनी अमाउंट है, $1 लाख है ना, तो पेमेंट तो आपको $1 लाख का करना पड़ेगा, है ना। सी, ऑप्शन नंबर सी फिट बैठेगा। देखो पेमेंट आप पूरे $1 लाख का करोगे, सिंपल सी चीज़ है, रूल 28 अप्लाई हो जाएगा और जो आपकी इन्वॉइस वैल्यू है वही OMV कंसिडर कर ली जाएगी। और अगर आपको मतलब अगर इन्वॉइस अभी तक रेज नहीं हुआ है तो आप जीरो भी, ओपन मार्केट वैल्यू को जीरो कंसिडर कर सकते हो, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू को आप जीरो कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपने ओपन मार्केट वैल्यू को जीरो कंसिडर कर लिया तो जो भी आप इन्वॉइस में वैल्यू ले रहे हो सही है, फिर क्या दिक्कत है। इम्पोर्ट पेमेंट प्लस एडवांस इम्पोर्ट, a machinery contract requires payment within 12 months after shipment. Separately, a $5 lakh import advance is not followed by import and is not repatriated. हो गड़बड़ हो गई तो बाकी IDPMS एंट्री क्लोज हुई नहीं होगी। तो भाई कहाँ गया हाँ, सब्जेक्ट टू फ्रेमवर्क एंड एडी बैंक ओवरसाइट, नॉन रिपेट्रिएशन ऑफ एन इम्पोर्ट एडवांस कैन ट्रिगर कंडीशंस ऑन सब्सिक्वेंट एडवांसेस। और वो क्या कंडीशंस हैं, गारंटी प्लस काउंटर गारंटी की। अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में क्या होगा कि भाई अगेंस्ट फुल एडवांस पेमेंट एंड एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आप ये लिख सकते हो फुल एडवांस प्लस ILOC मतलब इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। द आंसर इज डन। ये आप आंसर की से मैच भी कर सकते हो।
आर वी डन हियर? यस। सो हमारा एक पार्ट फेमा का कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे मर्चेंटिंग एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक अच्छा सा केस सिनेरियो समझेंगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है। जीएसटी के काफ़ी सारे कंसेप्ट हम इसके अंदर समझेंगे और फेमा से रिलेट करके समझेंगे, ताकि एक आपके पास एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो रेगुलेशन नंबर 16 है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आईबीएस के अंदर आ गया, सपोज कोई अतरंगी सा क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे डील करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।